नमस्कार। बहुत ही खुशी के साथ आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन किया है। रिकॉर्ड एलोकेशन। आप सब जानते हैं कि यूपीए का कांग्रेस की सरकार के समय यूपीए के पीरियड में महाराष्ट्र जितने बड़े स्टेट को मात्र 1171 करोड़ रुपए मिलते थे। 1100 करोड़ रुपए मिलते थे मात्र साल के। मोदी जी ने इस एलोकेशन को बढ़ाया, डबल किया, ट्रिपल किया, 4 गुना किया, 5 गुना किया, 6 गुना किया, 8 गुना किया और इस साल 13.5 गुना 13.5 टाइम्स 13 गुना 15,940 करोड़ रुपए 15,940 करोड़ रुपीस महाराष्ट्र में रेलवे के लिए एलोकेशन किया है। आप सोचो, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ प्रॉपर स्पेशल पैकेज जितना अमाउंट है, ये इतना बड़ा अमाउंट है। बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस रेलवे की पिछले 2 साल में, जब से श्री एकनाथ शिंदे जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिम्मेदारी संभाली महाराष्ट्र की, तब से कई सारे प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे उनमें अच्छी प्रोग्रेस आई, क्योंकि रेलवे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए स्टेट का सपोर्ट बहुत ज़रूरत पड़ती है। हर प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन, लॉ एंड ऑर्डर, वो सब के लिए स्टेट की हेल्प चाहिए होती है। अभी महाराष्ट्र में रेलवे का केवल रेलवे प्रोजेक्ट्स, न्यू लाइन, डबलिंग, गेज कन्वर्जन, 3rd लाइन, 4th लाइन, केवल ये रखो तो 81,580 करोड़ रुपीस का है। 81,000 करोड़ रुपीस का केवल न्यू लाइन, डबलिंग, ट्रिपलिंग इसमें। अगर उसमें बाकी सारे रेलवे के दूसरे प्रोजेक्ट्स ऐड कर लो, स्टेशंस, हाई स्पीड रेल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन सब को अगर ऐड कर दो, गति शक्ति जो टर्मिनल्स है, मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बन रहे हैं, कोचिंग के टर्मिनल्स बन रहे हैं, मतलब आपके जो जैसे मुंबई शहर के अंदर ही नए मेगा टर्मिनल्स बन रहे हैं, उन सब को अगर ऐड कर दो तो टोटल महाराष्ट्र में रेलवे का इन्वेस्टमेंट करीब 1,30,000 करोड़ का रेलवे का हो रहा है। 1,30,000 करोड़ का रेलवे का इन्वेस्टमेंट टोटल हो रहा है। ये बहुत ही गौरव की बात है और काम की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। नए ट्रैक बनाने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है महाराष्ट्र में। 183 किलोमीटर्स पर ईयर की स्पीड से काम हो रहा है, मतलब एक साल में 180 किलोमीटर नए ट्रैक्स बन रहे हैं। बहुत ही ये सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यूपीए के कार्यकाल में ये संख्या 50-60 किलोमीटर होती थी केवल, मतलब 3 गुना ज़्यादा काम मोदी जी के पीरियड में हो रहा है। 128 स्टेशंस को पूरा रीडेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन प्रोग्राम के अंडर। अमृत स्टेशन 128 स्टेशन, इसका लंबी लिस्ट है, आपके साथ शेयर करेंगे। अब महाराष्ट्र का एंटायर रेलवे नेटवर्क 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन महाराष्ट्र में कंप्लीट हो गया है और नए जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें इलेक्ट्रीफाइड ही बन रहे हैं। महाराष्ट्र में एक चीज़ और रिकॉर्ड संख्या में हुई है, वो है रेल फ्लाईओवर्स। अपने जो फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस बनते हैं, 10 साल में 929 फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस बने। नए प्रोजेक्ट्स की और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अलॉटमेंट की बहुत लंबी लिस्ट है, जो डिटेल्स आपके साथ जनरल मैनेजर्स और डीआरएम्स भी शेयर करेंगे अपने अपने एरिया में। मैं ब्रॉड आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूं। अब आता हूं गुजरात पे। गुजरात के लिए भी रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है बजट में। गुजरात में यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में केवल 589 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होता था हर साल, एवरेज। केवल 589 करोड़ रुपीस का यूपीए का पीरियड में अलॉटमेंट होता था।
अब गुजरात के लिए मोदी जी ने 8,743 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। 8,743 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। टोटल प्रोजेक्ट्स गुजरात में 30,000 करोड़ रुपीस के हैं। 30,826 करोड़ रुपीस के रेलवे के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 989 फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस 10 साल में बने हैं और 87 स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। बहुत लंबी लिस्ट है, आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अपने अपने पेपर्स में और पब्लिश करें लिस्ट को, ताकि लोगों को जानकारी मिले। इसमें बुलेट ट्रेन की भी प्रोविजन है क्या? बुलेट ट्रेन 30,000 से ऊपर है, 30,000 के बाहर। जैसे मैंने महाराष्ट्र के केस में 81,000 करोड़ का कहा था ना, उसके ऊपर फिर बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर, इसमें भी 30,000 करोड़ के ऊपर बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर, टर्मिनल्स, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स, वो सब आएंगे। उसका एस्टिमेट बना के मैं आपको शेयर करूंगा। मध्य प्रदेश पे आता हूं। मध्य प्रदेश में भी रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है 14,738 करोड़ का। एलोकेशन बहुत बार डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस स्टेज में है। प्रोजेक्ट मान लो अभी पीक कंस्ट्रक्शन स्टेज में होता है तो उसके लिए एलोकेशन बढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के फेज में होता है, कंप्लीट होके कमीशन यानी ऑपरेशनलाइज होने के फेज में होता है तो उसका एलोकेशन कम होता है। नेचुरल है। जैसे हम घर भी अगर बनाते हैं जब, तो शुरुआत में कम पैसा लगता है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा लगता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, फिर कंप्लीट होता है। तो ये प्रोजेक्ट की एक साइकिल होती है। मध्य प्रदेश में 14,738 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है बजट का। टोटल मध्य प्रदेश में 81,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 80 स्टेशंस को डेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत। मध्य प्रदेश, हाँ, बजट एलोकेशन कांग्रेस के टाइम में 632 करोड़ होता था साल का एवरेज। मध्य प्रदेश में मोदी जी ने इस साल 2024-25 में 14,738 14,738 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। मध्य प्रदेश 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में 81,000 करोड़ रुपीस के चल रहे हैं। 81,000 करोड़ रुपीस के 80 स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन कार्यक्रम के तहत कंप्लीटली रीडेवलप किया जा रहा है। और 2014 से 24 के बीच में 10 साल में रिकॉर्ड संख्या में 1062 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। 1062। लिस्ट प्रोजेक्ट्स की बहुत लंबी है, राज्य भी बहुत बड़ा है। छत्तीसगढ़ पे आता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में भी रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है फंड्स का इस बार। कांग्रेस के टाइम में केवल 311 करोड़ रुपए का एलोकेशन होता था। छत्तीसगढ़ इतना इम्पोर्टेंट स्टेट है, केवल 311 करोड़ रुपए का सालाना अलॉटमेंट होता था कांग्रेस के टाइम में। मोदी जी ने इस वर्ष 6,922 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। 6,922 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, जो कि कांग्रेस समय के कंपैरिजन में 22 गुना ज़्यादा है। 22 गुना, 22 टाइम्स। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट और उसके चैलेंजेस भी ज़्यादा होते हैं और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है राज्य सरकार से हर तरीके से। 2 बार अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिले और प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में चर्चा भी हुई और कैसे प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडाइट करें वो भी डिस्कशंस हुए। छत्तीसगढ़ में 37,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 37,000 करोड़। 32 स्टेशंस को रीडेवलप किया जा रहा है अमृत भारत स्टेशन प्रोजेक्ट में। अब मैं क्वेश्चंस लूँगा और क्वेश्चंस की सीक्वेंस अपन रिवर्स करते हैं।
जो शुरू का अनाउंसमेंट था उसके रिवर्स सीक्वेंस में लेते हैं। पहले छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जब मैं रायपुर आऊँगा तब पूछेंगे लगता है। ठीक, वैसे जीएम और डीआरएम्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट, और जो भी छत्तीसगढ़ के पत्रकार साथी, मीडिया के साथी है, आप सबको मेरा जोहार। आप जीएम साहब और डीआरएम साहब डिटेल में पत्रकार साथियों को, मीडिया साथियों को डिटेल में प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट जानकारी दीजिए और सबका फीडबैक भी लीजिए। छत्तीसगढ़ में जो दूसरे विषय मेरे जानकारी में आए हैं रिगार्डिंग जनरल कोच की अवेलेबिलिटी, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस साल जनरल कोच का मैन्युफैक्चरिंग 2500 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 2500 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और अगले 2 साल के लिए 10,000 एक्स्ट्रा जनरल कोच का मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो बहुत जल्दी जनरल कोच की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी, तो उसमें आपको सुविधा होगी। दूसरा, चूँकि छत्तीसगढ़ में काम अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और रेलवे में और हाईवे में एक बड़ा फ़र्क ये होता है, हाईवे में काम चलता है तो भी ट्रैफिक साथ साथ चलता जाता है, क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्ट होके आ जाता है। ट्रेन में तो पटरी से ट्रेन उतर के वापस पटरी पे चढ़ नहीं सकती, तो मतलब काम को गाड़ियों को कैंसिल करना पड़ जाता है जब भी काम चलता है। तो मेरा सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन भी है कि चूँकि अभी बहुत काम चल रहा है, तो थोड़ा सा उसके कारण जो परेशानी होती है, थोड़ा उसमें सहयोग भी करें, और सभी नागरिकों के पास वो सूचना भी आप लेके जाएं कि चूँकि काम ज़्यादा चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में, इसलिए थोड़ा कैंसिलेशन की जो ये असुविधा है, ये टेम्परेरी पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म छत्तीसगढ़ में इसका लाभ होगा, ऐसा मेरा निवेदन है सभी मीडिया के बंधुओं से। आप ये ज़रूर जनता तक, ये नागरिकों तक ये वार्ता पहुंचाएं। फिर भी मैंने जनरल मैनेजर को रिक्वेस्ट किया है कि मिनिमम डिसरप्शन हो, काम की गति इस तरह से रखें, मैनेज इस तरह से करें कि डिसरप्शन मिनिमम हो, और साथ ही साथ बोर्ड को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इस चीज़ को रेगुलरली बाकी आसपास के जो दूसरे जोन्स हैं, साउथ ईस्ट जोन हो गया, ईस्ट कोस्ट हो गया, और सेंट्रल हो गया, WCR हो गया, वो सब भी आप छत्तीसगढ़ में विशेषकर बिलासपुर, रायगढ़, इस एरिया में सभी सहयोग करें ताकि छत्तीसगढ़ को मिनिमम प्रॉब्लम हो। ऐसा मेरा निवेदन है सभी छत्तीसगढ़ के साथियों को। हम मध्य प्रदेश में आते हैं। मध्य प्रदेश के कोई प्रश्न? मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है राज्य सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलरली टच में रहते हैं, और साथ ही साथ जिस एरिया से MLA साहब और मंत्री और सांसद आते हैं, बहुत ही एक्टिवली रेलवे के प्रोजेक्ट्स को परस्यू कर रहे हैं। मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहूँगा, विशेषकर क्योंकि लैंड एक्विजिशन में जितनी स्पीड मध्य प्रदेश में है वो काबिले तारीफ़ है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है मध्य प्रदेश में, और फॉरेस्ट के अप्रूवल्स हो, कुछ भी हो, बहुत ही तेज़ी से अप्रूवल्स मिलते हैं। कोई प्रश्न है मध्य प्रदेश के साथियों का? सर, जो आप स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात की है, काफ़ी बड़ी संख्या में स्टेशन है, किस तरह से रीडेवलप करेंगे, क्या कुछ आप मॉडल लेकर चल रहे हैं, और इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, कितनी इन्वेस्टमेंट रहेगी, और किस तरह से ये उभर कर आएंगे आफ्टर रीडेवलपमेंट? क्या आप कुछ प्रेजेंटेशंस मैंने स्टेशंस के किए हैं, उन प्रेजेंटेशंस को आप देखिए, किस तरह से पूरी कंप्लीट कायाकल्प करने की जो प्रोसेस है वो मैंने बहुत डिटेल में समझाई है उसमें। वो प्रेजेंटेशंस आप देखिए, आपको जानकारी मिलेगी। इसमें सारा इन्वेस्टमेंट केंद्र सरकार का है, और हर एक स्टेशन प्रैक्टिकली पूरा नया बन के आ रहा है। तो आपके मध्य प्रदेश में तो प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है, और शुरुआत भी एक्चुअली 3 स्टेशन से हुई थी इस प्रोग्राम की। एक गांधीनगर कैपिटल गुजरात में, एक बेंगलोर में विश्वेश्वरैया टर्मिनल, और एक भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन। इन तीनों स्टेशन से इस पूरे प्रोग्राम की बड़ी शुरुआत हुई थी, और अब तो ये 1300 स्टेशन पे एक साथ काम चल रहा है। हम आते हैं अब गुजरात पे।
गुजरात में भी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस चल रही है। करीब करीब हर 10-15 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आ ही जाता है और जिस भी विषय की उनको रिक्वायरमेंट होती है या रेलवे को ज़रूरत होती है, बहुत तेज़ी से उसके ऊपर एक्शन भी हो जाता है। और साथ ही साथ स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। कुछ तो स्टेशंस अभी करीब करीब कंप्लीशन वाली स्टेज में भी आने लग गए हैं, तो अच्छी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका डिटेल आपको जवाब देता हूँ। मैं बुलेट ट्रेन की आपको दोनों महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को हमें केवल ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट की तरह नहीं देखना चाहिए। मैं इसका एग्जांपल आपको सबसे पहली जो बुलेट ट्रेन थी दुनिया में, उसका एग्जांपल देके देना चाहूँगा। सबसे पहली बुलेट ट्रेन टोक्यो से ओसाका जापान में करीब 500 किलोमीटर का कॉरिडोर है। ये जैसा अपना मुंबई से अहमदाबाद का कॉरिडोर है, वैसा ही करीब करीब। टोक्यो, नागोया, कोबे, क्योटो, ओसाका, 5 जो शहर है, ये 5 के 5 शहर, इन सब की इकोनॉमी एकदम ऐड होके सबको मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब नागोया की इकोनॉमी बढ़ती है, ओसाका की भी बढ़ती है, हर एक स्टेट, क्योंकि तेजी से मूवमेंट, लोगों का फास्ट मूवमेंट होने लगता है। फिर पूरे कॉरिडोर के अलोंग कई नई इंडस्ट्रीज आने लगती है, बहुत उसका सुपर डेवलपमेंट का इम्पैक्ट होता है। वैसा ही अपने मुंबई से अहमदाबाद वाले कॉरिडोर में भी अगर हम देखें, बड़े शहर जो आते हैं, मुंबई बहुत बड़ा शहर, महानगर, ठाणे बहुत बड़ा शहर, वापी बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर, बड़ौदा, सूरत, आणंद और फिर अहमदाबाद, तो ये सारे के सारे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। ये सारी इकोनॉमीज़ में मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा इस प्रोजेक्ट से। आप इस प्रोजेक्ट का इम्पोर्टेंस उस तरीके से देखिए कि हमारे समकक्ष जनसंख्या वाले एक और बड़े देश ने मैसिव, जब उन्होंने देखा इसका बेनिफिट कितना होता है, मैसिव तरीके से बहुत फोकस करके हाई स्पीड के कॉरिडोर्स बनाए। हाई स्पीड कॉरिडोर को उस नज़र से देखना चाहिए। अब मैं आता हूँ उसकी प्रोग्रेस पे। ये प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर का जो मुंबई से अहमदाबाद का है, इसमें मुंबई में बीकेसी से आरंभ होता है, अहमदाबाद में साबरमती में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो गुजरात वाले पोर्शन में चूंकि गुजरात सरकार की तरफ से अच्छा कंटिन्यूस सपोर्ट रहा, बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। और अब पिछले करीब 2 साल 2.5 साल हो गया करीब, बहुत अच्छी प्रोग्रेस महाराष्ट्र में भी हुई है। महाराष्ट्र में चालू करें तो बीकेसी में जो स्टेशन बनना है, वो स्टेशन अंडरग्राउंड स्टेशन है, काफ़ी डीप स्टेशन है। तो मेरा निवेदन है और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा जीएम साहब से, जीएम साहब आप एक बार माननीय हमारे सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को, आप NHSRCL के साथ मिलके बांद्रा कुर्ला बीकेसी में जो हाई स्पीड का स्टेशन बन रहा है वो लेके जाएं, वहाँ पे दिखाएं। बहुत ही अच्छे टेक्नोलॉजी से उस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। काफ़ी डीप जाने पे है वो स्टेशन और उसके ऊपर बड़ा एक कंप्लीट एक बिल्डिंग उसके ऊपर बनेगी, जैसा आपने टोक्यो में देखा होगा, जापान में और भी कई जगह, सोल में, सिंगापुर में कई जगह देखा होगा। वैसा शानदार, मतलब बहुत ही अच्छा उसका डेवलपमेंट का प्लान है। फिर जो बड़ा आता है काम, वो आता है कि समुद्र के नीचे से सुरंग, टनल, ठाणे की जो क्रीक है, उस क्रीक के नीचे से करीब करीब 21 किलोमीटर की टनल है। उस टनल का डिज़ाइन बन के तैयार था। जैसे ही माननीय एकनाथ शिंदे जी ने और श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिम्मेदारी ली राज्य की, तुरंत उसके बाद में काम चालू हुआ और टनल का काम भी बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। उसके आगे का जो पोर्शन है
सारा एलिवेटेड होगा। तो उसका काम भी बहुत अच्छा रैपिड प्रोग्रेस हो गया है। अब करीब करीब 500 किलोमीटर में से 320 किलोमीटर का जो सबसे डिफिकल्ट काम होता है वायाडक्ट बनाना। मतलब वायाडक्ट का मतलब फाउंडेशन से लेके पिलर और पिलर के ऊपर जो ब्रिज जैसा बनता है ना, इसको वायाडक्ट बोलते हैं। तो ये काम सबसे डिफिकल्ट होता है। ये काम हो जाता है तो उसके आगे के काम सारे ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसके ऊपर ट्रैक ले करना है, फिर बाद में कोई ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस नहीं है, बिजली का कनेक्शंस वगैरह वो सारे होते हैं, तो ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस नहीं आता एक बार वायाडक्ट आ जाता है तो इसीलिए हमेशा हाई स्पीड रेल का जब भी प्रोग्रेस देखते हैं कितना किलोमीटर वायाडक्ट हो गया वो हमेशा देखा जाता है। तो टोटल 320 किलोमीटर का वायाडक्ट हो गया है। प्रोग्रेस बहुत सेटिस्फाइंग है। हाल ही में, जैसा शायद आपने प्रेस में भी या आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, साल भर पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल एक टीम भेजी कि देख के आओ कि जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट ज़मीन पे कैसी है। और वो टीम करीब करीब पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ पे फिजिकली देख के गए थे। बहुत सरप्राइज्ड थे कि इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस चल रही है। अच्छी प्रोग्रेस है। दिस विल गिव अ गुड इकोनॉमी को अच्छा इसका मल्टीप्लायर मिलेगा। कंप्लीट हो गए, सारे कंप्लीट हो गए करीब। अब कोई लैंड एक्विजिशन का इश्यू पूरे प्रोजेक्ट में कहीं नहीं है, मतलब मेजर इश्यू नहीं है। कंपनसेशन के वो तो कलेक्टर साहब जो करते हैं वो कर ही रहे हैं अभी, लेकिन अब कोई ऐसा मेजर इश्यू नहीं है। सर ये कब तक शुरू होगी, क्या लगता है आपको? देखो 2026 का टारगेट है और कोशिश तो करेंगे उस टारगेट को मीट करने की, और बहुत काम भी स्पीड बहुत अच्छा चल रहा है उसका। महाराष्ट्र में कवच का कितना किलोमीटर का काम? कवच का मैं आपको पूरा डिटेल समझाता हूँ। देखो कवच होता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी, ATP टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको, ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी। सारी दुनिया के जो बड़े रेलवे सिस्टम्स हैं, जापान, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, इन सब के रेलवे सिस्टम्स में, जो कि भारत से, इनमें से ज़्यादातर रेलवे सिस्टम्स भारत के कंपैरिजन में बहुत कम, मतलब किलोमीटर की संख्या से देखें तो, इन सब ने 1980 और 1990 के दशक में, 2000 के दशक में ATP सिस्टम्स लगा लिए थे, राइट। अनफॉर्चुनेटली तत्कालीन सरकारों ने कुछ छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन सस्टेन्ड वे में कभी भी ATP पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने 2014 में जिम्मेदारी लेने के तुरंत बाद में ATP को एक फोकस में लाए और अपना खुद का ATP डेवलप करना, क्योंकि अपनी परिस्थितियां बाकी देशों से अलग है। अपना रेलवे नेटवर्क की डाइवर्सिटी बहुत है। अपने रेलवे नेटवर्क में कहीं पे कोस्ट है तो कहीं पे माउंटेन्स है तो कहीं पे डेजर्ट है, राइट। कंपेयर टू जैसे यूरोप का अगर इटली ले लो तो एक यूनिफॉर्म सा सारा का सारा नेटवर्क है। जर्मनी ले लो तो काफ़ी यूनिफॉर्म सा नेटवर्क होता है, राइट। अपने और डाइवर्सिटी बहुत है, इसलिए अपना खुद का डेवलप करना ज़रूरी था। तो 2016 में कवच का पहला वर्जन डेवलप हुआ। 14 से थोड़ा सा समझो आप, 16 में कंप्लीट हुआ पहला वर्जन, और उसका टेस्टिंग ट्रायल्स हुए। और 2019 में इसको सर्टिफिकेशन मिला। सर्टिफिकेशन थोड़ा टेक्निकल विषय है, लेकिन समझना आपके लिए ज़रूरी हो, क्योंकि आप प्रबुद्ध हैं, आप ही आगे ये विषय को जनता तक ले जाते हैं। तो सेफ्टी के जो सिस्टम्स होते हैं उसमें सर्टिफिकेट होता है SIL, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4। SIL 4 सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी का सर्टिफिकेट होता है, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट सर्टिफिकेट होता है। तो 2019 में वो सर्टिफिकेट मिला कवच को। 2019 में वो सेफ्टी का सर्टिफिकेट मिला। कवच का पेटेंट भी हो गया कवच। ये अपने आप में एक नया इन्वेंशन है, और यूरोप का जो सिस्टम है, जो मोस्ट एडवांस सिस्टम है, उससे बेटर है। यूरोप का जो एडवांस सिस्टम है उससे बेटर है कवच का सिस्टम, राइट। और 2019 के बाद में कोरोना के दौरान भी, कोविड के दौरान भी काम चलता रहा। 2022 में इसका फर्स्ट बड़ा टेंडर हुआ, जो मुंबई दिल्ली और दिल्ली हावड़ा का, ताकि एक बार पूरा इसका जो इकोसिस्टम है डेवलपमेंट का, इंस्टॉलेशन का, वो सब इकोसिस्टम बने। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कवच का मतलब केवल एक इक्विपमेंट लगाना नहीं है, पूरा रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना पड़ता है,
हर 5-5, 6-6 किलोमीटर पे टेलीकॉम के टावर लगाने पड़ते हैं। मतलब आप समझो BSNL जियो का जैसा नेटवर्क है वैसा नेटवर्क बनता है। हर स्टेशन पे एक डेटा सेंटर बनता है। पूरे के पूरे ट्रैक्स के ऊपर RFID टैग लगते हैं हर 1-1 किलोमीटर पे। और उसके अलावा स्टेशन जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर कवच का सिस्टम लगता है पूरा। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। अच्छी बात क्या है समझने की कि कवच का वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, वर्जन 3.2 और वर्जन 4, ये डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। लास्ट वीक कवच का वर्जन 4.0 जो कि फाइनल वर्जन है वो अप्रूव हुआ RDSO से। RDSO रेलवे की संस्था है जो सेफ्टी का फाइनल अप्रूवल देती है। लास्ट वीक वर्जन 4.0 अप्रूव हुआ। वर्जन 4.0 में देश की सारी परिस्थितियों को लेके वो डिज़ाइन हुआ है। यानी समुद्र के नज़दीक है, पहाड़ पे है, जो भी हर तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो सारी परिस्थितियों को लेके उसमें कंप्लीट उसमें कवर हो जाती है। और अब उसको लार्ज स्केल पे रोल आउट किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर अपने पास पहले केवल 2 थे, अब 3 मैन्युफैक्चरर हैं। 2 और मैन्युफैक्चरर इसके ऐड हो रहे हैं, बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगे। डिज़ाइन का जो अनुभव आया 22 में और उससे पहले के थोड़े एक्सपीरियंस में, उस अनुभव से डिज़ाइन को बहुत ऑटोमेशन किया गया है, रैपिडली उसकी डिज़ाइन होगी। तो आने वाले समय में इसका रैपिडली इसका इंस्टॉलेशन होगा। मैं और आपकी जानकारी में रखना चाहूँगा, हमसे आधी साइज़ के समृद्ध देशों के नेटवर्क में भी 17 साल, 20 साल, 22 साल इतना पीरियड लगा ATP टेक्नोलॉजी को पूरा कवर करने में। लेकिन ये अपना पूरा कमिटमेंट है, मोदी जी का पूरा फोकस है कि अपने देश में कवच बहुत रैपिडली रोल आउट हो, कम से कम समय में रोल आउट। मैं बहुत जल्दी इसका पूरा डिटेल एक्शन प्लान भी आप सबके सामने। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में भी अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो रेलवे स्टेशन की संख्या ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरत है क्या? एग्जाम्पल पूना का लिया जाए तो कि 2 ही स्टेशन। बहुत अच्छा पॉइंट बताया। आपको मैं बताना चाहूँगा पूरे देश भर में और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी हर जगह जहाँ पर भी बड़े डेंस शहर है, जैसे पुणे की आपने एग्जाम्पल का नाम दिया, तो इसकी प्लानिंग इस तरह से हो रही है कि उसमें नए टर्मिनल बनाए जाए। कैसे? पुणे का है तो पुणे में पुणे जंक्शन तो है ही है, हड़पसर, उर्ली और एक और नाम था, 3 नाम है, शिवाजी नगर, हाँ, और एक थोड़ा सा और पहले लोनावला के आगे खड़की आता है ना, खड़की। तो 4 स्टेशंस को टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है और उर्ली को बड़े टर्मिनल की तरह, मेगा टर्मिनल की तरह। उर्ली करीब कितना पुणे जंक्शन से 12-15 किलोमीटर होगा शिवाजी? 15 किलोमीटर होगा करीब, 15 किलोमीटर है। तो वो शहर से सफिशिएंटली बाहर भी हो गया और सफिशिएंटली नज़दीक भी हो गया। यानी ट्रेन जब आए तो आप उसको ट्रेन को सीधा पुणे जंक्शन पे सब उतरे, मान लो लोग पैसेंजर्स, उसके बाद में उर्ली लेके चले जाओ। उर्ली में मेंटेनेंस, पार्किंग, जितनी भी क्लीनिंग है वो सारी कर लो और करके वापस उर्ली से स्टार्ट हुई और पुणे जंक्शन में 10 मिनट रुक के सारे पैसेंजर्स को लिया और चल दी। तो उससे आपकी पुणे जंक्शन की कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। ऐसा ही बेंगलोर में कर रहे हैं, ऐसा ही दिल्ली में कर रहे हैं, ऐसा ही चेन्नई के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही हैदराबाद के लिए कर रहे हैं। तो बड़े जितने भी, मुंबई में तो 4 तो मेगा टर्मिनल बन रहे हैं, मुंबई में 4 मेगा टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से कंप्लीट पूरे देश भर में, अहमदाबाद में भी साबरमती इस तरफ है, वटवा इस तरफ है, तो उनको डेवलप करो। तो इस तरह की पूरी अच्छी व्यवस्थित तरीके से बड़े शहरों की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। सर, मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के लोकल ट्रेन से लाइफलाइन मानी जाती है, पर ये देखा गया है पीक आवर्स के दौरान कितने इनफैक्ट वीडियोस भी वायरल होते हैं। सेफ्टी एक बहुत टॉप मोस्ट कंसर्न रही है, फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्रेन्स को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल पड़ा है। तो मुंबई को फोकस करते हुए आप मेगा टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं। मुंबई सबर्बन की बात मैं करता हूँ आपको। मुंबई सबर्बन में दूसरी वाली डायरी लाना था। मुंबई सबर्बन में करीब 3500 गाड़ियाँ डेली चल रही है अभी। हाँ है, इसमें है। मुंबई सबर्बन में करीब 3500 गाड़ियाँ डेली चल रही है
आपके वेस्टर्न में करीब करीब 1300 गाड़ियाँ डेली है और सेंट्रल में करीब 1800 गाड़ियाँ डेली है। 3200 के आसपास टोटल गाड़ी अभी चल रही है। 3200 राइट, 1400 और 1800 टोटल 3200, 3200 सर्विसेज डेली चल रही है। वेस्टर्न में करीब 1400 और सेंट्रल में करीब 1800 गाड़ियाँ, टोटल 3200 गाड़ियाँ डेली मुंबई में चलती है सबअर्बन में। ये टोटल मुंबई का ये पूरा है। टोटल करीब 35 लाख लोग जाते हैं वेस्टर्न में, सेंट्रल में करीब 40 लाख लोग डेली, करीब 75 लाख के आसपास टोटल ट्रांसपोर्टेशन मुंबई का डेली होता है। अब 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसका आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो, मैंने ये सोशल मीडिया पे डाला है। 10 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली रेलवे की कैपेसिटी, मुंबई की रेलवे की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। उसमें 10 प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा फोकस है सबअर्बन को और लॉन्ग डिस्टेंस को सेपरेट करने का। बहुत बड़ा फोकस है जो क्रॉस मूवमेंट्स होते हैं जिसके कारण टाइम जाता है, उसको रिड्यूस करके रेल पूरे नेटवर्क की रीडिज़ाइन का। बहुत बड़ा फोकस है जो अभी हेडवे 180 सेकंड का है, 180 सेकंड का गैप रहता है एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के बीच में। उस 180 सेकंड को 150 सेकंड्स पे लाए, नई टेक्नोलॉजी लाके, प्रॉपर और टेक्निकल एडवांसमेंट करके। तो इन सब को करने से मोदी जी की इस तीसरी टर्म में, 5 साल की इस टर्म में, आप करीब करीब 100 गाड़ियाँ, इससे ज़्यादा ही होगी, तो मैं आपको बहुत कंजर्वेटिव तरीके से बोल रहा हूँ, करीब करीब एक्चुअली करीब 250 के आसपास गाड़ियाँ एक्स्ट्रा चलेंगी 5 साल के इस पीरियड में। 250 के आसपास सर्विसेज एक्स्ट्रा चलेगी इस 5 साल के टर्म में। आज मतलब ऐसा नहीं कहना कि अभी कल परसों ही मुझे पूछने लग जाओ आपकी क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है और मुंबई में स्पेशल मेहनत लगती है क्योंकि बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है। काम करना वाकई बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मतलब बड़े बड़े जो गर्डर्स हैं उनको लेके जाना साइट पे, तो ट्रैफिक का डिस्टर्बेंस ना हो वगैरह, बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग। मैं आपको 5 साल का पीरियड कह रहा हूँ। इस 5 साल के पीरियड में करीब 250 के आसपास एक्स्ट्रा सर्विसेज मुंबई में चलेगी। पहला एक सेकंड रुको। साथ ही साथ जो आउट स्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं उसके लिए जो 4 मेगा टर्मिनल्स बनेंगे, उन 4 मेगा टर्मिनल्स से बहुत बड़ा प्रेशर मुंबई का सबअर्बन से हट जाएगा। तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर जो कोस्टल रोड बन रही है, कोस्टल रोड से भी ट्रैफिक का सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होगा। चौथा जो मेट्रो बन रही है, जो डिपार्टमेंट हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट में आता है श्री मनोहर लाल जी के अंडर, उनको आप पूछ भी सकते हैं डिटेल्स, तो उस मेट्रो के आने से भी सिग्निफिकेंट मुंबई में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ओवरऑल पूरे अगर हम मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था को देखें तो अगले 5 वर्षों में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। इसी तरह से अगर महाराष्ट्र में हम और भी बड़े सेंटर्स देखें जो आप प्रश्न पूछना चाहते थे, नागपुर सेंटर बड़ा हो गया, पुणे बड़ा सेंटर हो गया, शोलापुर बड़ा सेंटर हो गया, कोंकण का पूरा बेल्ट हो गया, उधर विदर्भ में आगे जाओ, गढ़चिरौली की तरफ जाओ, वो सारे बड़े सेंटर्स, फिर मराठवाड़ा में नए प्रोजेक्ट्स, उत्तर महाराष्ट्र में नए प्रोजेक्ट्स, पश्चिम महाराष्ट्र में नए प्रोजेक्ट्स, हर जगह पूरा फोकस करके देखो ना। आप अलॉटमेंट की अगर साइज देखोगे तो मेरे ख्याल से पूरे देश में हाईएस्ट होगा। देखो तो धनंजय सर, मराठवाड़ा का भी अगर कुछ हो तो बताइएगा क्योंकि ड्राफ्ट अफेक्टेड एरिया है। हाँ। वहाँ पे जरूरत है इंडस्ट्री और रेलवे की। बिल्कुल। मेरे ख्याल से देश भर में हाईएस्ट एलोकेशन होगा। और कौन सा हाईएस्ट? यूपी होगा कि यूपी बहुत बड़ा है। यूपी 19,000 है, महाराष्ट्र 15,940, 16,000 है। बहुत बड़ा, मतलब ह्यूज सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा। आप सेकेंड हाईएस्ट मत लिखना, इतना बड़ा अलॉटमेंट 16,000 के आसपास, 15,940 करोड़ छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है ना। मुंबई में बहुत बारिश होती है और ट्रेन में के लिए बहुत काम किया है, ऐसे हर बार बताया जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट जो बारिश में होता
लोकल ट्रेन बहुत बात होती है, तो इसके ऊपर कुछ काम किया जा रहा है क्या? देखो, जिस तरह से अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एक जो बड़ा फिनोमिनन आपने नोटिस किया होगा, पहले बारिश जैसे आती थी तो कंटिन्यूस आती थी। अभी आप देखोगे तो एक शॉर्ट पीरियड में बहुत हैवी बारिश आती है। फिर भी इतना मैसिव फोकस है, मैंने कुछ दिनों पहले रिव्यू भी किया था और आपके सामने सबके समक्ष जानकारी भी आई होगी। इतना एफर्ट किया है, इतना एफर्ट डाला है, और एफर्ट डालेंगे, और बड़ा एफर्ट डालेंगे। और दूसरी जो अच्छा एक इनोवेशन किया है रेलवे ने, वो है कि पॉइंट मशीन पानी में 1 मीटर भी पानी हो तो भी वो पॉइंट मशीन ख़राब नहीं होती है, ब्रेकडाउन नहीं होती। तो उससे ट्रैफिक चलता रहता है। मतलब ये बहुत बड़ा इनोवेशन है, जिस इनोवेशन के लिए उनको अवार्ड भी मिलेगा और इस इनोवेशन का पेटेंट भी होगा, उसका पेटेंट भी होएगा इस इनोवेशन का। तो ये भी एक इंजीनियर्स का एक बहुत अच्छा इनोवेशन है।